14 फरवरी 2019। एक आम दिन जैसा दिखने वाला वो दोपहर का वक्त, लेकिन कुछ ही मिनटों में कश्मीर की एक सड़क भारत के इतिहास की सबसे दर्दनाक कहानियों में बदलने वाली थी। एक ऐसा धमाका जिसकी गूंज सिर्फ घाटी तक सीमित नहीं रही, बल्कि पूरे देश के दिल में उतर गई। जम्मू से श्रीनगर जा रहा एक लंबा काफिला, दर्जनों बसें, सैकड़ों जवान। सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के ये जवान कई दिनों से रुके हुए थे। मौसम खराब था, सड़कें बंद थीं, और जैसे ही रास्ता खुला, सबको एक साथ भेजने का फैसला लिया गया। यही वो फैसला था जो आगे चलकर कई सवालों की जड़ बनने वाला था। हाईवे पर काफिला धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। चारों तरफ बर्फ जमी थी, लेकिन उस सफेद चुप्पी के अंदर कुछ ऐसा छिपा था जिसे कोई नहीं देख पा रहा था, या शायद किसी ने देखने की कोशिश ही नहीं की। कुछ दिनों पहले इंटेलिजेंस एजेंसियों को एक इनपुट मिला था, एक वेग वार्निंग कि एक बड़ा हमला हो सकता है। लेकिन यह वार्निंग कितनी गंभीर थी, कितनी एक्शनेबल थी, और सबसे बड़ा सवाल, क्या इसे उतनी अहमियत दी गई जितनी दी जानी चाहिए थी? काफिले की एक बस, जिसमें करीब 40 जवान बैठे थे, अपने घरों की बातें कर रहे थे। कोई छुट्टी के बारे में सोच रहा था, कोई बच्चों की तस्वीरें देख रहा था, और तभी एक तेज रफ्तार एसयूवी अचानक से काफिले के बीच घुसती है, और अगले ही पल एक भयानक धमाका, धुआं, आग, चीखें, और कुछ ही सेकंड में सब कुछ खत्म। यह हमला सिर्फ एक सुसाइड ब्लास्ट नहीं था, यह एक केयरफुली प्लान्ड ऑपरेशन था, जिसमें इस्तेमाल हुआ था 300 किलो से ज्यादा विस्फोटक। इस हमले की जिम्मेदारी ली जैश-ए-मोहम्मद ने, और हमलावर की पहचान हुई आदिल अहमद दार, एक लोकल युवक जो कुछ समय पहले ही रेडिकलाइज हुआ था। लेकिन असली कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असली कहानी तो इसके पीछे छिपी परतों में है। कैसे एक इतना बड़ा काफिला बिना एयर सपोर्ट, बिना प्रॉपर रोड सैनिटाइजेशन, एक सेंसिटिव इलाके से गुजर रहा था? क्यों इतने दिनों तक रुके जवानों को एक साथ भेजा गया? और सबसे अहम सवाल, क्या इस हमले को रोका जा सकता था? जांच शुरू हुई। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने केस संभाला। धीरे धीरे एक पूरा नेटवर्क सामने आने लगा। फोन कॉल्स, एनक्रिप्टेड मैसेजेस, लोकल फैसिलिटेटर्स, एक्सप्लोजिव्स की सोर्सिंग, हर चीज एक चेन की तरह जुड़ी हुई थी। पता चला कि हमलावर अकेला नहीं था, उसके पीछे एक पूरी सपोर्ट सिस्टम थी, जिसने उसे रेडिकलाइज किया, ट्रेनिंग दी, और अटैक एग्जीक्यूट करने में मदद की। लेकिन इस पूरी जांच के दौरान एक और चीज बार बार सामने आई, इंटेलिजेंस वार्निंग्स। कुछ रिपोर्ट्स में यह सामने आया कि पहले से अलर्ट्स मौजूद थे, लेकिन वो जनरल थे, स्पेसिफिक नहीं, और इसी एम्बिग्युइटी ने डिसीजन मेकिंग को कमजोर कर दिया। क्या यह सिर्फ एक इंटेलिजेंस फेलियर था, या सिस्टम के अंदर कहीं कोऑर्डिनेशन की कमी, या फिर ग्राउंड लेवल पर प्रोटोकॉल्स का सही तरीके से फॉलो ना होना? इन सवालों के जवाब आज भी पूरी तरह साफ नहीं है। हमले के बाद पूरा देश गुस्से में था, दुख में था। हर तरफ एक ही सवाल, अब क्या होगा? और इसी के कुछ दिनों बाद 26 फरवरी 2019, बालाकोट एयर स्ट्राइक। इंडियन एयरफोर्स ने पाकिस्तान के बालाकोट में एक बड़ा स्ट्राइक किया। यह एक बोल्ड मूव था, एक क्लियर मैसेज। लेकिन इसके साथ ही टेंशन्स भी बढ़ गई। अगले ही दिन एक एरियल डॉग फाइट, एक फाइटर जेट क्रैश, और एक इंडियन पायलट कैप्चर हो गया। पूरी दुनिया की नजरें इस कॉन्फ्लिक्ट पर टिक गईं। एक तरफ जस्टिस की मांग, दूसरी तरफ वॉर एस्केलेशन का खतरा। पुलवामा सिर्फ एक हमला नहीं था, यह एक ट्रिगर पॉइंट था, जिसने जियोपॉलिटिक्स, डिप्लोमेसी और मिलिट्री स्ट्रैटेजी सब कुछ बदल दिया। लेकिन अगर हम थोड़ा पीछे जाए, तो सवाल वही खड़ा है,
क्या यह सिर्फ एक आतंकी हमला था या एक सिस्टम फेलियर का परिणाम? क्यों एक नॉन थ्रेड जोन में इतनी बड़ी मूवमेंट बिना एडिक्वेट सुरक्षा के हुई? क्या डिसीजन मेकर्स के पास इनफ इंफॉर्मेशन थी? और अगर थी तो क्या उस पर सही एक्शन लिया गया? इन सवालों के जवाब शायद फाइल्स में बंद है, रिपोर्ट्स में लिखे हैं, लेकिन पब्लिक तक पूरी सच्चाई कभी नहीं पहुंची। और शायद यही इस कहानी का सबसे डिस्टर्बिंग हिस्सा है, क्योंकि हर शहीद के पीछे सिर्फ एक नाम नहीं होता, एक परिवार होता है, एक अधूरी कहानी होती है। पुलवामा हमें सिर्फ ये नहीं बताता कि दुश्मन क्या कर सकता है, ये हमें ये भी दिखाता है कि हमारी अपनी कमजोरियां क्या है। और जब तक उन कमजोरियों को समझा नहीं जाता, तब तक हर वार्निंग सिर्फ एक कागज का टुकड़ा बनकर रह जाती है। और शायद सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या अगली बार हम सच में तैयार होंगे, या फिर इतिहास खुद को दोहराने के लिए बस एक और मौके का इंतजार कर रहा है?